हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत पर हमला मतलब रूस पर हमला, ये भले ही एक कहावत लगे, लेकिन अब ये हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका तरह तरह के मिसाइल भेज रहा है। चीन उसे हथियारों के साथ साथ सैटेलाइट भेजकर मदद कर रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया नाटो बना रहे हैं, जहां यदि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सारे मुस्लिम देश आकर भारत के खिलाफ युद्ध में खड़े हो जाएंगे। और इस समूह में सऊदी अरब शामिल हो चुका है। खबरें बता रही हैं कि जल्द ही तुर्की और कतर जैसे मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान पूरे दुनिया के साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का जबरदस्त समर्थन कर रहा है, ताकि भारत को परेशान किया जा सके, क्योंकि अमेरिका ने भारत की शर्तों पर ट्रेड डील साइन करने से इनकार किया था। यही कारण है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक उपहार दे रहा है, डिनर पर बुला रहा है, ताकि भारत की विदेश नीति को बिगाड़ा जा सके और मोदी को झुकाया जा सके। लेकिन अब भारत के साथ एक ऐसा योद्धा खड़ा हो रहा है जिसने पश्चिमी देशों को धूल चटा दी है, अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी रूस की, जिसकी सेनाओं ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अचानक भारत की धरती पर कदम रखकर पाकिस्तानी बॉर्डर पर तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान को बता दिया है कि तुम्हारे साथ चाहे अमेरिका हो या सऊदी हो या चीन हो, अगर रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा तो फिर भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यूक्रेन युद्ध में रूस काफी लंबे समय तक फंसा हुआ था। ये देखकर पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्की ये सब भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर पुतिन भारत आने वाले हैं। उन्होंने अपनी सेना भेज दी है और अब जो बॉर्डर पर होने वाला है वो तो यही दिखा रहा है कि शायद भारत ऑपरेशन सिंदूर दोबारा की तैयारी कर रहा है। और अपने करीबी पाकिस्तान की रक्षा के लिए अमेरिका उसे ऐसे ऐसे मिसाइल दे रहा है जो F-16 लड़ाकू विमान की ताकत कई गुना बढ़ा सकती हैं। लेकिन फिर भी 1971 के युद्ध में यह साबित हो चुका है कि जब भारत और रूस एकजुट रहते हैं तो इसके सामने अमेरिका, ब्रिटेन या नाटो की कोई औकात नहीं रहती। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में गूंज रही है इंदिरा 2025 की गर्जना, जहां भारत और रूस की सेनाएं एक साथ उतरकर दुनिया को नया संदेश दे रही हैं। जब महाजन फायरिंग रेंज में टैंकों की गड़गड़ाहट और हेलीकॉप्टरों की उड़ान एक साथ सुनाई दी तो ये सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि दो पुरानी ताकतों की दोस्ती की नई तस्वीर बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभ्यास की असली कहानी क्या है और क्यों यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि विश्वास का उत्सव कहा जा रहा है? आखिर 4 साल बाद रूस की सेना की वापसी इतनी अहम क्यों मानी जा रही है और ये कैसे भारत और रूस के रिश्ते को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला रही है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब टांक गरजते हैं तो ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शांति का प्रतीक क्यों बन जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इंदिरा एक्सरसाइज का इतिहास क्या कहता है, कैसे ये साल 2003 से अब तक दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाई देता आया है और क्यों आज ये अभ्यास पूरी दुनिया के लिए एक संकेत बन चुका है। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जब भारत और रूस की सेनाएं एक साथ खड़ी होती हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना होता है। उधर पाकिस्तान का नाम जब अमेरिकी रक्षा विभाग की विदेशी सैन्य बिक्री सूची में जुड़ा तो अचानक से पूरे दक्षिण एशिया की नजरें चौकन्नी हो गईं। वजह थी AIM-120 नामक खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल, जिसे अमेरिका की प्रमुख रक्षा कंपनी रेथियॉन बनाने जा रही है। यह वही मिसाइल है जो हवा में उड़ते किसी भी लक्ष्य को बेहद लंबी दूरी से गिराने की क्षमता रखती है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमानों को इस मिसाइल से लैस करने जा रहा है? अगर हां, तो क्या दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति का संतुलन बदल सकता है? और क्या यह सिर्फ एक रक्षा सौदा है या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक रणनीति छिपी है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, पर उससे पहले समझेंगे कि यह मिसाइल कितनी खतरनाक है और इसकी तकनीक से पाकिस्तान को क्या नई ताकत मिल सकती है। अब सोचिए, जब पाकिस्तान के F-16 जैसे पहले से ही शक्तिशाली फाइटर जेट्स को AIM-120 जैसी उन्नत मिसाइल मिल जाएगी तो भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या इससे हमारी वायुसेना की तकनीकी बढ़त को चुनौती मिल सकती है? और सबसे अहम, क्या अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ अपने पुराने रिश्तों को नया रंग दे रहा है? इस पूरे घटनाक्रम पर विशेषज्ञों की राय, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया और आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया पर इसके प्रभावों को हम विस्तार से समझेंगे। आज हम प्लैनेट 4 बोनस न्यूज में बात करेंगे कि कैसे भारत अब एक ऐसे डिजिटल बदलाव के दरवाजे पर है जहां सिर्फ आपका चेहरा ही आपकी पहचान बनेगा। सोचिए, क्या अब OTP और पासवर्ड का जमाना खत्म होने वाला है? क्या मुस्कान से करोड़ों का ट्रांजैक्शन संभव है? क्या इससे बैंकिंग और सुरक्षा दोनों आसान हो जाएंगे? इस वीडियो में हम बताएंगे कि UID, AI और NPCI मिलकर कैसे फेस ऑथेंटिकेशन से भारत की डिजिटल इकोनॉमी को नई दिशा देने जा रहे हैं। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में हुआ यह अभ्यास इतना खास क्यों है। तो राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में भारत और रूस की सेनाएं एक साथ उतरी तो मानो रेगिस्तान की रेत में गड़गड़ाते टैंकों की आवाज से धरती कांप उठी। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि दो देशों के बीच बनी गहरी समझ और तालमेल का प्रतीक था।
जब भारतीय टैंक और रूसी आर्मर्ड व्हीकल एक साथ बढ़े तो यह दृश्य दोनों सेनाओं की साझी ताकत को दिखा रहा था। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर दौड़ते कमांडो ने यह संदेश दिया कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ता है वो अब सिर्फ रणनीति की सीमाओं तक नहीं रहा, यह विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव का नया अध्याय बन चुका है। यह अभ्यास 6 अक्टूबर से शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त तैयारी दिखा रहे हैं। 4 साल बाद रूस की सेना की वापसी ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया है, क्योंकि यह संकेत है कि दोनों राष्ट्र अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से साथ खड़े हैं। अब सुनते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है और ये शांति से कैसे जुड़ा है। तो ये इंदिरा 2025 नाम का सैन्य अभ्यास केवल युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति के संदेश का माध्यम है। मेजर जनरल आंद्रे कोजलोव और भारतीय गांडीव डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल संजय चंद्र कांडपाल ने इस अभ्यास की शुरुआत की, जिसमें संयुक्त ऑपरेशन, संचार प्रणाली और नेतृत्व कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है। सैनिकों को बहुराष्ट्रीय टीमों में काम करने, जटिल परिस्थितियों से निपटने और एकजुट रहकर चुनौतियों का सामना करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब इसलिए ताकि आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या से मिलकर लड़ा जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे एक साझा प्रतिबद्धता बताया, जो ये दर्शाती है कि दोनों देश हिंसा के नहीं बल्कि शांति के साथी हैं। जब भारत और रूस की बंदूकें गरजती हैं तो वे नफरत नहीं बल्कि सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक बनती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इंदिरा एक्सरसाइज की शुरुआत कैसे हुई और इसका सफर कैसा रहा। तो ये एक्सरसाइज पहली बार साल 2003 में शुरू हुई थी और तब से 20 सालों में इसने भारत और रूस की साझेदारी को नई ऊंचाई दी। शुरुआत में ये सिर्फ थल और नौसेना तक सीमित थी, लेकिन अब ये जमीन से आसमान तक फैल चुकी है। साल 2017 में पहली बार इसमें तीनों सेनाएं शामिल हुईं, जिससे पूरी दुनिया को ये दिखा कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ये अभ्यास 2022 में रुका था, मगर अब इसका दोबारा शुरू होना ये बताता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा किसी हालात पर निर्भर नहीं करता। ये रिश्ता न कभी दबाव में आता है, न किसी बाहरी ताकत के इशारों पर रुकता है। अब देखिए कि इस साझेदारी का मतलब नई विश्व व्यवस्था में क्या है। तो आज भारत और रूस की ये कवायद सिर्फ राजस्थान के रेगिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है। दोनों देश ये दिखा रहे हैं कि वे हर खतरे का सामना साथ मिलकर करेंगे। ये अभ्यास एक संदेश देता है कि जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, तब भारत और रूस जैसे देश संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती तोपों की आवाज दरअसल विश्वास और दोस्ती का गीत है, जो ये कहती है कि इन दोनों देशों के रिश्ते को अब कोई शक्ति हिला नहीं सकती। यही वजह है कि इंदिरा को शांति का उत्सव कहा जा रहा है, जहां युद्ध अभ्यास भी सहयोग की मिसाल बन गया है। अब सुनिए कि मोदी और पुतिन की बातचीत ने इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जन्मदिन पर फोन कर शुभकामनाएं दी। ये दोनों नेताओं की इस साल चौथी बातचीत थी, जो बताती है कि दोनों के बीच संवाद कितना सक्रिय है। मोदी ने पुतिन को दिसंबर में होने वाली भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया। इस वार्ता में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे विषयों पर नई डील्स तय हो सकती हैं। ये बातचीत उस वक्त हुई जब पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन मोदी ने साफ संकेत दिया कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। ये कॉल सिर्फ बधाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि भारत और रूस की दोस्ती भविष्य की शक्ति है, जो आने वाले समय में विश्व राजनीति को नई दिशा देने वाली है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइल से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो बात यह है कि हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी विदेशी सैन्य बिक्री की सूची में पाकिस्तान का नाम जोड़ा है। इस सूची में लिखा गया है कि अमेरिका की बड़ी रक्षा कंपनी रेथियॉन को AIM-120 नामक एयर टू एयर मिसाइल के उत्पादन में संशोधन का आदेश दिया गया है। यह वही मिसाइल है जो हवा में उड़ते लक्ष्य को बहुत लंबी दूरी से गिराने की क्षमता रखती है। अब जब इस सूची में पाकिस्तान का नाम आया तो दक्षिण एशिया में सबकी नजरें चौकन्नी हो गई, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकल सकता है कि पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमानों को इन उन्नत मिसाइलों से लैस कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये खबर सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। अब देखिए कि इस मिसाइल के आने से पाकिस्तान की हवाई क्षमता में क्या बदलाव आ सकता है। तो AIM-120 मिसाइल का 2 प्रमुख संस्करण बताया गया है, C और D।
ये दोनों वेरिएंट आधुनिक तकनीक से बने हैं जो दुश्मन के विमान को मध्यम दूरी से सटीकता से मार गिराने में सक्षम हैं। अगर पाकिस्तान को ये मिसाइल मिल जाती है तो उसके F-16 विमानों की लड़ाई की क्षमता में क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी। F-16 वैसे भी एक शक्तिशाली मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है और जब इसमें AIM-120 जैसी मिसाइल जुड़ जाती है तो ये किसी भी देश की वायुसेना के लिए चिंता का विषय बन जाती है। दुनिया के कई संघर्षों में इस मिसाइल ने अपनी ताकत साबित की है। कहा जा रहा है कि अब जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक मुलाकातें और सैन्य बातचीत बढ़ रही हैं तो इस सौदे का मतलब केवल हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं बल्कि शक्ति संतुलन में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत के लिए ये स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो भारत के लिए ये घटना केवल एक रक्षा संबंधी चेतावनी नहीं बल्कि एक कूटनीतिक परीक्षा भी है। भारत की वायुसेना लंबे समय से तकनीकी श्रेष्ठता बनाए हुए है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ये उन्नत मिसाइल मिल जाती है तो दक्षिण एशिया में भारत की हवाई बढ़त पर असर पड़ सकता है। इससे भारत को अपने रक्षा समझौतों और रणनीतियों को फिर से मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही ये स्थिति भारत के उन साझेदार देशों के साथ बातचीत को भी प्रभावित कर सकती है जो रक्षा सौदों या ऊर्जा सहयोग में सक्रिय हैं। दिल्ली को अब अपने कूटनीतिक नेटवर्क को और सक्रिय करना होगा ताकि इस सौदे से किसी तरह का असंतुलन न पैदा हो। अब समय है प्लैनेट फॉर बोनस न्यूज का। तो चलिए अब समझते हैं कि चेहरा दिखाकर कैसे होगा पैसा ट्रांसफर। तो अब भारत एक ऐसे डिजिटल मोड़ पर खड़ा है जहां पहचान और सुरक्षा का रूप ही बदलने वाला है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐसा सुझाव दिया है जो आने वाले वक्त में बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। अब जब कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा तो उसे ना तो पासवर्ड की जरूरत होगी ना OTP की, बस उसके चेहरे की पहचान ही उसकी सबसे बड़ी चाबी बनेगी। इस योजना में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI भी शामिल है जो इसे तकनीकी रूप से लागू करने जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में UIDAI के अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे विशाल बायोमेट्रिक डेटाबेस है और इसी वजह से चेहरा पहचानना सबसे सुरक्षित और आसान तरीका माना जा रहा है। जब कोई व्यक्ति कैमरे के सामने आएगा तो उसका चेहरा सीधे आधार डेटाबेस से मैच होगा और पहचान की पुष्टि तुरंत हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब फिंगरप्रिंट मशीन की लाइन में लगने या OTP का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये सुविधा बैंकिंग को और तेज, भरोसेमंद और मानवीय बना देगी। अब देखिए कि स्मार्टफोन कैसे बनेगा आपकी पहचान की नई ताकत। तो जब ये फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होगा तो देश का हर स्मार्टफोन पहचान का साधन बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वक्त 64 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हैं और जैसे ही ये सिस्टम सक्रिय होगा यही मोबाइल फोन हर व्यक्ति की डिजिटल पहचान का सबसे बड़ा जरिया बन जाएंगे। अब किसी विशेष बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि आपका अपना फोन ही आपका पासपोर्ट और सुरक्षा कोड दोनों बन जाएगा। इससे भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी क्योंकि पहचान का दायरा अब 4 मिलियन से बढ़कर 640 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा कदम है क्योंकि ये सुविधा गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति को डिजिटल दुनिया से जोड़ देगी। अब सोचिए जब एक मुस्कान ही आपकी पहचान बन जाए और एक नज़र में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाए तो ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि भविष्य की नई पहचान होगी जहां चेहरा ही भरोसे की नई मुद्रा बन जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।